हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 के अंदर आपका स्वागत है। मैं मीनू तंवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च डिज़ाइन, या इसको हम अगर हिंदी में बात करें तो हम इसको शोध प्ररचना भी कह सकते हैं। अब ये शोध प्ररचना कहाँ काम आती है? देखिए, इसके यदि हम इंग्लिश अर्थ पर जाते हैं, रिसर्च डिज़ाइन मतलब जब भी हम कोई अनुसंधान करते हैं किसी भी तरह का, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी हम पहले एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। और वो जो रूपरेखा है उसके अंदर उसकी हाइपोथेसिस, उसके उद्देश्य, उसका एक सिस्टम जिस तरीके से हम करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम रिसर्च डिज़ाइन के अंदर करते हैं। तो आज हम रिसर्च डिज़ाइन जो है, रिसर्च को शुरू करने से पहले हम इसकी संरचना करते हैं। तो चलिए हम इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके अर्थ पर आते हैं, और इसके अंदर जो है विशेष रूप से जब हम किसी भी अनुसंधान को वैज्ञानिक रूप देना चाहते हैं या एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, तो उसके अंदर हम रिसर्च डिज़ाइन को काम में लेते हैं। यदि हम देखें कि प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर या नेचुरल साइंस के अंदर यदि हम देखते हैं, तो वहाँ पर शोध का जो प्ररचना होती है या रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। किंतु जब हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र के अंदर अनुसंधान करने की या समाजशास्त्र के अंदर जो है सर्वेक्षण करने की, तो इसके अंदर हमें कुछ निश्चित उद्देश्य ध्यान में रखने होते हैं। और उन निश्चित जो उद्देश्यों की प्राप्ति हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक योजनाबद्ध रूप से हम शोध कार्य नहीं करेंगे। और इसी योजना की जो रूपरेखा हम तैयार करते हैं उसी को ही हम शोध प्ररचना कहते हैं, और या हम रिसर्च डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि एक सामाजिक शोध की जो समस्या होती है, समस्या या जिस तरह की उसकी उपकल्पना होगी, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, उसके अनुसार हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे हमारे शोध को एक निश्चित दिशा मिलती है, और शोधकर्ता जो है विशेष रूप से जो रिसर्चर है वो इधर उधर भटकने से भी बच जाता है। तो इसके लिए हमें और यदि हम इसकी बात करें तो एक परिभाषा है आपके, जिसको हम R.L. एकॉफ की परिभाषा है, और इनकी पुस्तक है डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च। इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी सी रिसर्च डिज़ाइन की परिभाषा की है और कहा है कि निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आ जाने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया, मतलब हम जिस डिसीज़न पर पहुंच रहे हैं, हम जो अपना डिसीज़न मेकिंग कर रहे हैं, उससे पहले ही जो है हम निर्णय की जो एक प्रोसेस है उसको हम बता देते हैं इसके अंदर। तो यदि हम देखें कि उपरोक्त परिभाषा के आधार पर अगर हम उद्देश्य की प्राप्ति से पहले ही हम उसका निर्धारण कर लेते हैं या हम उसकी रूपरेखा बना लेते हैं, तो वो रिसर्च डिज़ाइन होता है। चलिए बात करते हैं कि अगर हम इसके उद्देश्यों को ध्यान में देखें या हम विशेष रूप से इसके अंदर देखते हैं, तो शोध के उद्देश्यों को, शोध की हाइपोथेसिस को हम कौन से टूल इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। इसके अंदर जो है हम टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन की बात करेंगे, या हम शोध प्ररचना के प्रकारों के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो है इसका है एक्सप्लॉयटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, इसको हम कहेंगे, एक्सप्लॉयटरी को हम कहेंगे अन्वेक्षणात्मक, और फॉर्मुलेटिव को हम बोलेंगे निरूपणात्मक। तो अब जब क्या होता है इसके अंदर, एक है सेकंड इसके अंदर वर्णनात्मक शोध प्ररचनाएं, या जिसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। तीसरे तरह का जो रिसर्च डिज़ाइन आता है वो अपना निदानात्मक शोध प्ररचना होती है, जिसको हम डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। और साथ ही साथ परीक्षणात्मक शोध प्ररचना, ये हमारी फोर्थ और अंतिम टाइप है रिसर्च डिज़ाइन की, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। तो ये चार तरह के
रिसर्च डिज़ाइन होते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अन्वेक्षणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध प्ररचना क्या होती है। तो देखिए, इसको हम यदि बात करें तो जब भी हम किसी शोध कार्य का उद्देश्य जो है वो किसी भी सोशल इवेंट है या सोशल फिनोमिना है, या हम यूँ कह दीजिए कि सामाजिक घटना के हम कारणों को यदि ढूंढ निकालना होता है, तो उससे संबंधित रूपरेखा को हम अन्वेक्षणात्मक शोध प्ररचना कहते हैं। और इस प्रकार की जो शोध प्ररचना होती है, इसकी रूपरेखा इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं हम कि घटना की प्रकृति और घटना के वास्तविक कारणों की हम खोज कर सकें। इस प्रकार की जो शोध प्ररचना होती है या ये जो रिसर्च डिज़ाइन होता है, इसमें हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि उस अध्ययन से रिलेटेड लिटरेचर को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इस दिशा में ये सबसे बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी शोध जो है आरंभिक स्टेज में हम तभी जाएंगे जब हम उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करेंगे। बिना किसी भी सैद्धांतिक आधार के हम कोई भी शोध कार्य नहीं कर पाएंगे, और यदि करेंगे तो यूँ मान लीजिए कि अंधकार में यदि हम निशाना दागने वाली स्थिति हो जाएगी। दूसरा हम देखें इसके अंदर कि इसमें अनुभव सर्वेक्षण जो है इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए क्या है कि हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम उन सभी व्यक्तियों से अपना संपर्क स्थापित करें जिनके विषय में हमें ये सूचना मिल सकती है कि शोध विषय के संबंध में उनको पर्याप्त अनुभव या ज्ञान होना चाहिए। तो जब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा या जब तक हम उन लोगों से बातचीत नहीं करेंगे तो हमें व्यवहारिक अनुभव जो है इसके नहीं मिल पाएंगे। तीसरा इसकी बहुत ज़रूरी नियम जो है वो है इसका अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। ठीक है, तो इसका क्या है कि इनसाइड स्टिमुलेटिंग केसेस विशेष रूप से हमें उनको देखना पड़ेगा। इसके अंदर विशेष रूप से हम जो है इसका जो अर्थ है वो ये लगा सकते हैं हम कि जो हमारा अध्ययन विषय का संबंधित है उसको व्यवहारिक अंतर्दृष्टि हम पा सकें। और साथ ही साथ इस प्रकार की अंतर्दृष्टि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राकल्पना निर्माण में और हमारा जो वास्तविक शोध है या यूं कह दीजिए कि शोध में वास्तविक अध्ययन जो है हमें इसके द्वारा मिल सकता है। और प्रत्येक समुदाय के अंदर, समूह के अंदर इसको हम अध्ययन करते हैं। तो ये इसका अन्वेक्षणात्मक प्रथम प्रकार का हमारा शोध प्रकार प्ररचना थी। अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक शोध प्ररचना। देखिए, सामाजिक विज्ञानों में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का एक अपना महत्व होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके लिए हमें ये आवश्यक भी होती है कि हमें सूचनाएं जो है वो पूर्ण सही मिले, विषय से संबंधित मिले, क्योंकि इसके बिना अध्ययन विषय की जो है हम परिकल्पना भी नहीं कर पाते हैं। और वर्णनात्मक शोध हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हम इनकी वैज्ञानिक विधियों को सही तरीके से अध्ययन करेंगे। और अब ये वैज्ञानिक विधियां कौन सी हैं, जैसे देखिए मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इंटरव्यू हम ले सकते हैं, इसके साथ साथ हम शेड्यूल बना सकते हैं, क्वेश्चन एरा प्रश्नावली बना सकते हैं, प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सकते हैं। प्रत्यक्ष निरीक्षण क्या होता है कि हम उस जगह पर जाकर स्वयं अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, या हम यूँ कह दीजिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब हम जिस घटना का अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर जाकर हम रहते हैं, वहाँ का जाकर हम उनके साथ उनके फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम किसी भी घटना का गहन अध्ययन कर पाते हैं और उसको डिस्क्राइब करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसके अंदर भी हम कुछ स्टेप्स लेते हैं वर्णनात्मक शोध जो है प्ररचना के अंदर। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके अंदर बहुत सा निर्दर्शन का चुनाव करते हैं, तथ्य संकलन की विधियों का चुनाव करते हैं। ये हमारे रिसर्च के
टूल्स होते हैं और जिनको कि हम अध्ययन में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, उनका जांच करते हैं, स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं, उनकी जांच करते हैं। यदि मान लीजिए हमारे आंकड़ों में डिफरेंस आता है तो हम उनका पुनर्निरीक्षण भी करते हैं। साथ ही साथ यदि हमें हमारे जो तथ्य हैं, यदि उनका इंटरव्यू लेना है, उनके लिए हमें अनुसूची बनानी है, या हमने वो प्रश्न जो है कहीं बाहर भेजने हैं, तो उसके लिए हमें प्रश्नावली का निर्माण करना पड़ता है। और अंतिम स्तर पर जब हम बनाते हैं उसको, तो वो रिपोर्टिंग करते हैं, या हम यूँ कह दीजिए कि रिपोर्ट का हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो इस तरीके से जो है वर्णनात्मक शोध प्ररचना बनती है। और ये जो है समाज विज्ञानों के अंदर, विशेष रूप से समाजशास्त्र के अंदर, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं निदानात्मक शोध प्ररचना या डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। विशेष रूप से ये जो रिसर्च है, ये आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं, या विशेष रूप से साइकोलॉजिस्ट के पास यदि हम जाएं, और या उनको हम जब अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो वो हमें डायग्नोज करता है। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारा पूर्व का अध्ययन, वर्तमान का अध्ययन और भविष्य का अध्ययन, तीनों अध्ययन इसके अंदर होते हैं। अब निदानात्मक शोध प्ररचना का जो मूलभूत उद्देश्य जो होता है वो क्या है? ज्ञान की प्राप्ति है और ज्ञान में वृद्धि है। और यह तभी हो सकता है जब शोध कार्य का उद्देश्य किसी समस्या के कारणों के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके और उस समस्या के समाधान को हम प्रस्तुत करते हैं। इस तरह की जो शोध व्यवस्था होती है, इसमें जो शोधकर्ता होता है वो खुद ही तो समस्या का हल प्रस्तुत करता है और स्वयं जो है वो हल करने का प्रयास भी करता है। इसके लिए वह कुछ वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण भी करता है, साथ ही साथ इसको वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। और इसमें क्या है कि किसी भी सामाजिक समस्या का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी रेमेडीज़ का भी अध्ययन किया जाता है। इसीलिए ही इसको हम निदानात्मक शोध प्ररचना कहते हैं। तो इसमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करना ही उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उसके हल को ढूंढना भी इसका उद्देश्य होता है। निदानात्मक शोधकर्ता जो होता है वो स्वयं समाधान ढूंढता है, समस्या को हल करता है। तो इसी कारण हम इसको निदानात्मक शोध प्ररचना कहते हैं। अगली शोध प्ररचना जो है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। ये जो रिसर्च डिज़ाइन है, एक्सपेरिमेंट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में प्रयोगात्मक जो है रिसर्च डिज़ाइन आ जाता है। और ये जो रिसर्च डिज़ाइन है वो विशेष रूप से भौतिक विज्ञानों के अंदर इसको किया जाता है, क्योंकि उसमें हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो विशेष रूप से नेचुरल साइंस के अंदर इसको हम काम में लेते हैं। समाजशास्त्र भी जो है वो शोध कार्य में परीक्षण प्रणाली का उपयोग अधिकाधिक करता है, क्योंकि इससे आपका जो अध्ययन है वो यथार्थ होता है, यथार्थता आती है। और भौतिक विज्ञानों में जिस भांति हम कुछ नियंत्रित अवस्थाओं को या सिचुएशंस को नियंत्रित करके हम अध्ययन करते हैं और फिर उनका निरीक्षण परीक्षण करते हैं, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसी के अंदर जो है समाजशास्त्र के अंदर भी इस तरीके का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो परीक्षणात्मक शोध होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट, या सेकंड जो है बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट, और तीसरा है एक्स पोस्ट फैक्ट एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चे कि सबसे पहले जो है पश्चात परीक्षण जिसको अंदर कहते हैं, इसके अंतर्गत सारी जो है समान विशेषताओं और प्रकृति वाले समूहों को हम एक साथ चुन लेते हैं और फिर एक समूह को नियंत्रित समूह और दूसरे समूह को परीक्षणात्मक समूह कहते हैं। अब क्या होता है इसमें, नियंत्रित समूह के जो हैं
नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जाता है, और जबकि परीक्षण 2 ग्रुप बनाए हैं ना हमने, तो नियंत्रित समूह में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, किंतु जो परीक्षणात्मक समूह होता है उसमें प्रयत्न लाने का प्रयास किया जाता है, परिवर्तन लाने का। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो दूसरे ग्रुप से भिन्न हो जाता है, और उसी कारक को परिवर्तन का कारण मान लिया जाता है। तो ये बहुत जो है एक आफ्टर ऑनली एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं हम इनको। एक दूसरा प्रकार का परीक्षण है पूर्व पश्चात परीक्षण, या जिसको हम बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अध्ययन के लिए केवल एक ही समूह का चुनाव करते हैं हम। जैसे हमने पहले वाले में 2 समूह बनाए थे, इसमें एक ही समूह का चुनाव करते हैं, और उसी का ही अध्ययन जो है एक अवस्था विशेष से पहले करते हैं और एक अवस्था विशेष के बाद करते हैं। इन दोनों अध्ययनों के अंदर जो है अंतर को देखा जाता है, और जो परिवर्तित परिस्थितियां आती हैं उनको जो है हम परिणाम मान लेते हैं। जैसे फॉर एक्सपेरिमेंट या एग्जाम्पल यदि हम देखें, तो इसके अंदर यदि हम कहते हैं कि जो संयुक्त जो फैमिली जो सिस्टम है उसका अध्ययन औद्योगिकरण से पहले करेंगे हम, और फिर औद्योगिकरण के बाद करेंगे। मतलब एक ही जॉइंट फैमिली है, उसको हम आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों का अध्ययन करेंगे, और फिर उसके हम जो है हमारे निष्कर्ष आएंगे उनको हम देखेंगे। तो जो परिवर्तन हुआ है, या हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण के पश्चात विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, और हम जो है संयुक्त परिवार के विघटन को औद्योगिकरण कारण मान लेते हैं। तो इस तरीके से बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट होता है। इसी के साथ साथ एक है कार्यांतर तथ्य परीक्षण, या जिसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्ट्स एक्सपेरिमेंट। इस प्रकार के जो परीक्षण होते हैं वो विशेष रूप से ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जो घटनाएं पूर्व में घट चुकी है, और उन ऐतिहासिक घटनाओं पे शोधकर्ता का कोई भी वश नहीं होता है। और फिर वो क्या करता है, इनमें वो 2 ग्रुप बना लेता है। एक ग्रुप में वह घटना होती है जिसे वह करना चाहता है और जो घटित हो चुका है, ठीक है, और दूसरे ग्रुप में वो होते हैं जो कि घटना घटित नहीं हुई है। तो अब क्या होता है, इन दोनों समूहों की पुरानी परिस्थिति और नई परिस्थिति में अध्ययन किया जाता है। मतलब विशेष रूप से यदि हम देखें तो इसमें कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। ये जो लास्ट का जो है कार्यांतर तथ्य परीक्षण, इसमें कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है, और इसमें ये पता लगाने का भी हम प्रयत्न कर सकते हैं कि जिस समूह में वह घटना घटित हुई है वो किन कारणों से हुई है। तो यदि हम शॉर्ट में देखें इसको, तो ऐतिहासिक घटना चक्रों का जो परीक्षण होता है वो वर्तमान में, भविष्य में जिस भी तरीके से अध्ययन किया जाता है उसमें हम कार्यांतर तथ्य परीक्षण कहते हैं। तो यदि हम बात करें कि ये कुछ शोध प्ररचना के प्रकार थे, जब भी हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च का मतलब क्या है कि वास्तविक सूचनाओं का अध्ययन करना और उसके लिए तथ्यों को जुटाना, और अनुसंधान, किसी भी अनुसंधान और शोध की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो रिसर्चर है या अनुसंधान करता है वो अपने अध्ययन विषय के संबंध में कितने वास्तविक निर्भर योग्य सूचनाओं को अध्ययन करता है। और इन सूचनाओं की विश्वसनीयता किस पर निर्भर करती है? एक तो तथ्यों के संकलन पे, वो तथ्य किस तरीके से संकलित किए हैं, साथ ही साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसका रिसर्च डिज़ाइन किस तरीके से होता है। तो रिसर्च डिज़ाइन जो है किसी भी अनुसंधान को करने की एक बहुत बड़ी यूँ कह दीजिए कि एक रूपरेखा बनाई जा सकती है। या जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो उससे पहले हम उस घर का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये जो रिसर्च है या रिसर्च डिज़ाइन जो है उस शोध का एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि हमारे अध्ययन को एक दिशा देता है, ताकि
अनुसंधानकर्ता रिसर्च को एक अच्छे तरीके से कर पाएँ। आशा करती हूँ आपको मैं ये समझाने में सफल हुई होंगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है शोध प्ररचना, या जिसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। आपको इसमें किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिएगा। साथ ही साथ किसी भी तरह के आपके सुझावों का ज्ञानदूत चैनल को इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ धन्यवाद।